हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले हम मॉडल सेट जो आपका 1, 2, 3 तीनों का सॉल्यूशन डाल दिए थे, जो आपका क्लास 11th टर्म 2 का जो भी मॉडल सेट था फिजिक्स का। लेकिन बहुत सारे बच्चे का शिकायत था कि उसमें किसी को टर्म ये सेट 1 का लेक्चर नंबर 1 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या किए इसमें कि सबका जितना भी आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3 सबका सॉल्यूशन डाल दिए इसमें। और सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ से आराम से आंसरिंग कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश एग्जाम हुआ या फिर केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ, सारा का सारा मॉडल सेट से ही आ रहा है। तो बेफिक्र होकर बिना और इसमें सारा हम बताते चले जाएंगे कि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना होगा। इसमें सारा बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और मेरा मेन पर्पस इसमें है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताना है यहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका भी स्टार्ट कर रहे हैं सेट 1 का क्वेश्चन। जो सेट 1 में सेक्शन नंबर ए है आपका, सेक्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर। सेक्शन ए जो आपका है, इसमें आपका 5 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन है, उसको आपको अटेम्प्ट करने 5 क्वेश्चन। चलिए, जो फर्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट जो आपका है फर्स्ट नंबर जो है आपका इसमें, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। देखिए इसमें इसमें आपको बोलता है यहाँ पर, इट स्टेट दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलता है जो फोर्स है वो दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट का, और डिस्टेंस कैसा होगा? इनवर्सली होगा। फिर बोलता है इसमें स्मॉल, बाकी डिटेल आपको जानना है तो बाकी पिछले लेक्चर में आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। इसमें डिटेल हम नहीं बताएंगे क्योंकि तीनों सेक्शन बताना है, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा इसलिए। राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये एक तरह का यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर जगह इसका वैल्यू फिक्स होता है और इसका वैल्यू वेरी करता है स्मॉल जी का वैल्यू। फिर बोलता है इसमें जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है अर्थ पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बोलता है राइट द थ्री स्ट्रेस का कितना टाइप्स होता है। तो इसमें स्ट्रेस का जो टाइप्स होगा आपको, स्ट्रेस का जो टाइप्स होता है इसमें आपका 3 टाइप्स होगा। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस उसी का नाम है, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। जो रेन ड्रॉप जो होगा वो स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि रेन ड्रॉप जो स्फेरिकल शेप का होता है किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता है। इसमें बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें 3-4 पूछता है, आइसोकोरिक क्या है, आइसोबारिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, एडियाबैटिक क्या है। तो याद रखिएगा आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। और आइसोकोरिक पूछेगा तो वहां याद रखिएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक पूछेगा तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। बोलते गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, बोलते विच इज नॉट ऑसिलेटरी। तो यहाँ पर याद रखिएगा मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। बोलते ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? 2 तरह का वेव होता है, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? पार्टिकल जो होंगे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। सेक्शन बी देखिए यहाँ पर बोलता है राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। यार सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर लिखना था आपको, यहाँ पर कुछ करना नहीं था। देखिए नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक बोला, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है और वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राफ पूछा था, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ किस तरह का होगा। फिर बोलता है इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड टब। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। फिर बोलते हैं ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। फिर बोलते हैं इसमें एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है या फिर आपको याद रखना होगा टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? 2π√L/g। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1 मीटर सेकेंड पेंडुलम का। फिर बोलता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VVI है आपका, ये जो क्वेश्चन आपका VVI है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसे। देखिए चलिए, इसमें कुछ नहीं करना बोलता है। देखिए इसमें हम मान लिए कि कोई भी गैस जो एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली V1 से V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे पहले वर्क का फॉर्मूला निकालिए, वर्क का फॉर्मूला था प्रेशर इनटू वॉल्यूम। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया V1 से V2 तक।
पी का वैल्यू जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है एनआरटी में पुट कर दिया, वहाँ से पी का वैल्यू निकल गया, उसमें फाइनली हम लोग क्या किए सॉल्व कर दी थी, टर्म आ गया। फिर 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो बोलता है यूनिट मास का सब्सटेंस का यूनिट कोई भी सब्सटेंस का मास यूनिट मास है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो वहाँ पर जो आपको वर्क करना, यहाँ पर जो आपको हीट देना पड़ेगा उसी क्या बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर लेटेंट हीट कैपेसिटी, यहाँ पे बोलता है फेज चेंज करने के लिए जो आपको हीट देना पड़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट कैपेसिटी। फिर बोलता है राइट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। तो बोलता है जितना हीट कोई भी कोल्ड बॉडी हीट जितना गेन करेगा उतना ही हॉट बॉडी क्या करेगा, आपको हीट लॉस करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सामने वाला 3 है आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ये आपका ओमेगा होता है, ये आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है जो 0 पॉइंट यहाँ पर देखिए ध्यान से 0.018 है। तो यहाँ पर पूछा एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, बोलता व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एफ का वैल्यू निकाल लेंगे, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ होता है, तो एफ आपका आगे 5.72। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग इनिशियल फेज क्या होता है। यहाँ पर जो आपका जो ये लास्ट में रहता है ये आपका इनिशियल फेज होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो गया π/4। सेक्शन सी देखिए, बोलता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/t। वेवलेंथ और प्रोपेगेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, तो ये आपका हो गया k इक्वल टू 2π/λ। फिर बोलता है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा हो गया आपका यहाँ पर। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू हो गया यहाँ पर। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सब याद रखना पड़ेगा। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, बहुत लंबा है लेकिन ये आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, VVI है आपका। देखिए बोलता है स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या बोलता है इसमें 3 तरह का एनर्जी होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सबका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका प्रूफिंग थोड़ा लंबा है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इसको यदि आप इसका डिस्क्रिप्शन को जानना चाहते हैं, आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे वहाँ पर जाके वीडियो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन जो पूछता है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, यहाँ पे याद रखिएगा वेंचुरी मीटर। फिर बोलता है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो बोलता है जितना हमको वर्क डन करना पड़ता है कोई भी यूनिट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक अर्थ ले लिए यहाँ पर, उसको बॉडी को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। पहले वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकाल दिए हम यहाँ पर, तो F इक्वल टू होता है G/mm होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट मास उसके कारण 1 ले लिए यहाँ पर। फिर वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू पुट कर दिए, इसको इंटीग्रेट कर दिए। सॉल्व करने पर मेरा जो वर्क डन आ गया -Gm/r आ गया, यही मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बोलता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछ रहा, और आपका वेलोसिटी निकालने बोल रहा है ऑसिलेटिंग SHM का। देखिए यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये आपका एक सर्कल है, सर्कुलर मोशन है, वही लिखा हुआ। द पोजीशन ऑफ P ऑन द x एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ से पहले x का वैल्यू निकाल दिए, तो ये आपका आ गया cos थीटा का फॉर्मूला था बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर ये आपका x बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो यहाँ से x इक्वल टू cos थीटा हो गया। थीटा का फॉर्मूला था ओमेगा टी, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर कैसे निकाले, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को क्या किया हम इंटीग्रेट कर दिए। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरा वैल्यू आया v इक्वल टू माइनस ओमेगा a² माइनस x²। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है जब किसी भी सिस्टम को हम हीट देंगे तो वहाँ पर कुछ वर्क होगा, साथ ही साथ इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसको प्रूव करना होता है यहाँ पर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि जो हम वर्क करेंगे, जो भी हीट देंगे वर्क में आपका कन्वर्ट होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी आपका चेंज होगा। इसका प्रूफिंग है यहाँ पर। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे सेट 2 का, अब हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 2 का। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन बोलता है कि एटमॉस्फेयर मून पे क्यों नहीं है, तो वहां पर बोलता है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है वह मून पे वो मॉलिक्यूल का वो कम होता है किससे, RMS वेलोसिटी से, इसीलिए वहाँ पर मून पे आपका एटमॉस्फेयर नहीं है।
डायमेंशनल फॉर्मूला जी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले जो भी दिया हुआ यहाँ से। बोलता है कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा, स्टील और रबर। तो बोलते हैं यहाँ पर आपका याद रखिएगा स्टील आपका ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करना है, तो ये रेशियो होता है शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर बोलता है कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो फॉर्मूला को याद रखना, TC इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, TC बराबर TF, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा TF का वैल्यू और TC का वैल्यू आ जाएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर याद रखिएगा फेज डिफरेंस जो होगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो आपको याद रखिएगा, वहाँ पर वैल्यू होगा 90 डिग्री या π/2। बोलता है क्या डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में। सिर्फ पार्टिकल का वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, एक में ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अलोंग द ये। फिर बोलता है सेक्शन बी देखिए सेट 2 का, केपलर्स लॉ क्या है। तो यहाँ बोलता है 3 नियम है। फर्स्ट नियम बोलता है ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। बोलता है इसमें कि जो सन होता है वो किसी एक फोकस पे रहेगा और प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। लॉ ऑफ एरियाज बोलता है द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर लॉ ऑफ पीरियड बोलता है जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा वो रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट का जो भी होगा प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स का। स्ट्रेस को डिफाइन किया गया द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेन। स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेन। इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, BBI हो गया इसमें याद रखिएगा कि यदि हम कोई भी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, उसका शेप और आकार को चेंज करते हैं, यदि फोर्स को हटाने के बाद बॉडी वापस आ जाएगा तो इलास्टिसिटी बोलेंगे, नहीं आएगा तो उसको प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार आपको समझा रहे हैं कि जब आपको डिटेल जानना है तो इसी में आपको मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप सारा वीडियो को डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ पे बोला स्टोक्स लॉ क्या है, उसका डायमेंशनल एनालिसिस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। फिर यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का आपसे पूछा गया टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया होगा। M यहाँ पर मास ऑफ बॉब है, T मेरा टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग है, W वेट ऑफ बॉब है, L लेंथ ऑफ पेंडुलम है। यहाँ पर देखिए एम जी साइन थीटा जो काम करेगा रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, स्मॉल एंगल के साइन थीटा का वैल्यू थीटा होगा, तो यहाँ पर थीटा पुट कर दिया। F का वैल्यू MA होता है, तो यहाँ पर MA इक्वल टू कितना आ गया आपका mg थीटा हो गया। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लिए, A का वैल्यू कितना आ गया g थीटा, और यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आ गया आपका, थीटा का वैल्यू कितना आ गया x/L आ गया। और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, T का वैल्यू आ गया 2π√L/g। फिर बोलता है CP ग्रेटर क्यों होता है CV से, तो यहाँ पे क्या बोलता है देखिए इधर, बोलता है जब कोई भी गैस को हम हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वहाँ पर कोई भी हीट खर्च नहीं होगा, लेकिन यदि हम सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में तो वहाँ पर दो चीज में खर्च होगा, हीट को गैस को एक्सपेंड करने में खर्च होगा और दूसरा काम टेम्परेचर को बढ़ाने में होगा, इसलिए CP ग्रेटर होता है CV से। इसका प्रूफिंग देख लीजिए लास्ट वीडियो में हम लोग। चलिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी देख चुके थे और एडियाबैटिक थर्मल प्रोसेस भी देख चुके थे इसका हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सी नंबर जो सेक्शन है इससे आपको क्वेश्चन एक बनता है इसमें जो A का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है और ओमेगा का जो वैल्यू है आपका 500 है और K का वैल्यू 50 यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन पूछा किधर जा रहा है, तो माइनस जेड एक्सिस की ओर जा रहा है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाला हुआ है, वेवलेंथ निकाल K का वैल्यू दिया हुआ था, उसे हम लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से V निकाल ली, V का फॉर्मूला ओमेगा/K होता है, ओमेगा दिया हुआ था, K दिया हुआ था। फिर बोलता है स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है, तो बोलता है कोई भी लिक्विड का हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोल सकते हैं यदि उसमें वेलोसिटी जो होगा हर एक पार्टिकल क्या होगा कांस्टेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर प्रूफ करना है आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। फिर बोलता है स्मॉल g का जो वैल्यू वेरी कैसे करेगा, डेप्थ के अनुसार और फिर हाइट के अनुसार। हम बाद में बता रहे हैं, आपको डिटेल जानना है तो मेरा चैनल में ही प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको सारा वीडियो डिटेल देख सकते हैं। इसमें आपको हम सिर्फ एक जगह आंसरिंग करवा दे रहे हैं, बस कहीं कोई दिक्कत होगा आप उसमें आंसरिंग कर सकते हो।
और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया डेप्थ के कारण भी। और फिर यहाँ पे देखना वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट के कारण क्या होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले निकाल लेते हैं हम लोग सरफेस पे निकाल लेते हैं जी का वैल्यू, और उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं कहाँ पर एच हाइट पे वैल्यू क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोग दोनों को क्या करते हैं डिवाइड करके यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। फिर बोलता है इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम का, और फिर बताना टोटल एनर्जी मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv², और v का वैल्यू निकाल चुके थे हम लोग। जो v का वैल्यू निकाले थे वो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ से आगे आपका। फिर निकालना पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला था हाफ के x², यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी का सॉल्व कर, दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया यहाँ से, और ये आपका ग्राफ हो गया। यहाँ पर x = 0 होगा, देख लीजिएगा वहाँ से। फिर बोलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो 3 तरह का कोएफिशिएंट ऑफ ये होता है आपका, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यदि कुछ को हीट करेंगे लंबाई में चेंज होगा। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर रिलेशन पूछा था अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व किया हुआ इसमें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपका सेट 3 में जो क्वेश्चन है। बोलता है किसी भी बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 1 न्यूटन, आपसे पूछा गया कि यदि डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो आप फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/4 न्यूटन हो जाएगा। फिर बोलता है वेट ऑफ अ बॉडी एट पोल, जो होता है ज्यादा होता है वेट एट द इक्वेटर से, तो स्मॉल जी का जो वैल्यू था पोल पे अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वेट अधिक होगा। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मापते हैं हम लोग, तो वहाँ पर वेट मापते हैं, किसी बॉडी का वेट को मापते हैं। डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ याद रखिएगा डायमेंशन जो होगा ml-1 t-1। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को कौन डिफाइन किया गया, इंटरनल एनर्जी को। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ज्यादा फास्ट मूव करेगा, आयरन में आपका जो साउंड का स्पीड होगा अधिक होगा। इसमें याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में एडियाबेटिक चेंज। फिर बोलता है इसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू पूछा गया gm/r²। सरफेस का वैल्यू ये किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल जी का वैल्यू शेप पे, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ पे, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट पे। एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, यहाँ न्यूमेरिकल्स में आपका मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, यहाँ मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया हम लोग, और फॉर्मूला जो होता है यहाँ से आपका वेलोसिटी निकाल लिया। वेलोसिटी मेरा 40 मीटर पर सेकंड आ गया, यहाँ से टाइम निकाल लिया। फिर ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल के, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल के, फिर दोनों को जोड़ के वहाँ पर दिखा दिया कि टोटल मेरा एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंटीसेप्टिक के पास लो सरफेस टेंशन इसलिए होगा ताकि वो घाव पे आसानी से फैलेगा और वो घाव को खत्म करेगा। यहाँ याद रखिएगा सरफेस टेंशन जो होता है आपका टेम्परेचर बढ़ने पे घटेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। ये तो क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट कर चुका है। बोलता कोई चीज जब कोई चीज फैलता है तो ठंडा क्यों फील होता है वहां पर, तो वहां पर कुछ वर्क करना पड़ता है, जो वर्क वो करता है इंटरनल एनर्जी की बदौलत करता है, उसका टेम्परेचर घट जाता है। जब कोई भी टायर मतलब कि कार चलता है तो वहां पर टायर में फ्रिक्शन के कारण वहां पर हीट जनरेट होता है, हीट जो जनरेट होता है प्रेशर को बढ़ा देता है, तो आंसर होगा इंक्रीजेस। टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर इलास्टिसिटी फिर पूछा क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका मतलब समझिए कि जब कोई भी चीज टूटने वाला रहता है तो उसमें कितना स्ट्रेस आपको अप्लाई करना पड़ता है। इलास्टिक लिमिट बोलता है कि कितना आप स्ट्रेस अप्लाई कीजिएगा ताकि वो बॉडी वापस आ सके। सेक्शन सी देखिए, बोलता है मोड ऑफ वाइब्रेशन, या आउट ऑफ सिलेबस को नहीं बता रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी जब पानी में जाएगा तो 3 तरह का फोर्स काम करता है। यहाँ पर यू ऑफ थ्रस्ट है, एफ विस्कस फोर्स है, डब्ल्यू वेट है। यहाँ पर ये वैल्यू निकाल लिया गया। बोला गया कि टर्मिनल वेलोसिटी तभी गेन करेगा जब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब जितना फोर्स ऊपर काम करेगा उतना ही फोर्स नीचे काम करेगा। यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। बोलता है कोई चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे वापस आ जाएगा, कितना स्पीड से फेंकना पड़ेगा ताकि वो धरती छोड़ के बाहर भाग जाए, तो उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी होता है जब कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं हम लोग ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। इसका एक्सप्रेशन निकाला गया यहाँ पे हम कैसे निकाले, देखिए यहाँ पे पहले फोर्स निकाल लिए, फिर वर्क डन निकाल लिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिए,
कि तो हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उसके अनुसार हमको एनर्जी देना पड़ेगा। जहाँ से V का वैल्यू निकल गया। फिर बोलता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, अभी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले बता चुके थे, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। फिर वेलोसिटी निकालने सिखाए थे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब वेलोसिटी को यहाँ से सॉल्व कर दी तो मेरा आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल ए होगा। फिर बोलता है यहाँ पर एसएचएम को डिफाइन कैसे किया, उसमें जो फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। टेम्परेचर बताता है कोई भी चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है। जीरो ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि यदि यहाँ पर देखिए कि कोई सिस्टम ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ ए और बी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। फिर बोलता है क्लॉसियस स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर जान लीजिए। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल इसका एकमात्र रिजल्ट होगा इसमें हीट का ट्रांसफर कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी होगा। हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट का ट्रांसफर होता है। अब बोलता है ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल इसमें जितना हीट लेगा सारा का सारा वो क्या करेगा, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह आपका सारा सेट हम कंप्लीट करवा दिए। यदि आपको इस सेट में डिटेल जानना है आपको तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको वहाँ पर, और वहाँ से सारा वीडियो को डिटेल आप जान सकते हैं। यदि आपको आंसरिंग जानना है तो ये आपको वीडियो में आपका मिला हुआ है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।